मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइव ब्लिस आज आपको स्ट्रोक या पैरालिसिस अटैक के बारे में बताऊंगा। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक खबर के अनुसार अमेरिका में हर 40 सेकंड में से एक आदमी को स्ट्रोक की बीमारी होती है। उसी तरीके से एक रिसर्च ऐसा भी बताती है कि एनुअली हर साल 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पैरालिसिस के अटैक दुनिया भर में होते हैं। इसमें से 50 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और 50 लाख से ज़्यादा लोग परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी फैमिली पर बड़ा बर्डन आ जाता है। फ्रेंड्स, पता कर लेते हैं स्ट्रोक या पैरालिसिस अटैक आखिर होता क्या है। स्ट्रोक की बीमारी में ब्रेन की किसी पर्टिकुलर एरिया में खून या तो पूरी तरीके से बंद हो जाता है या कोई इंपॉर्टेंट खून की नली रप्चर हो जाती है। इन दोनों ही कंडीशंस में ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो डेजिग्नेटेड ब्रेन का एरिया मरने लगता है। स्ट्रोक्स प्राइमरीली 3 टाइप के होते हैं, TIA या ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक, दूसरा होता है इश्केमिक स्ट्रोक और तीसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। TIA ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो अपने नाम के हिसाब से ये बताती है कि ऐसी सिचुएशन में ब्रेन में टेम्पररी एक छोटे एरिया में खून का क्लॉट डेवलप हो जाता है, जो कि अपने आप रिवर्स हो जाता है और पेशेंट इमीडिएटली नॉर्मल फील करने लगता है। इश्केमिक स्ट्रोक ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब ब्रेन के एक पर्टिकुलर एरिया में क्लॉट डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को सिम्टम्स आने लगते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक ये एक बहुत ही डेवास्टेटिंग सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये केसेस में ब्रेन की एक बड़ी आर्टरी रप्चर हो जाती है, जिसके वजह से ब्रेन के पर्टिकुलर एरियाज में डैमेज होने लगता है। जान लेते हैं किन सिम्टम्स की मदद से हम स्ट्रोक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे कॉमनली देखा जाने वाला सिम्टम है लॉस ऑफ पावर। राइट या लेफ्ट साइड में पेशेंट्स एहसास करते हैं कि या तो उन्हें लिम्ब उठाने में तकलीफ हो रही है, जो कि पार्शियल हो सकती है या कंप्लीट हो सकती है, या कई बार मात्र लिम्ब उठाने में हेवीनेस का एहसास होता है। स्ट्रोक का दूसरा सिम्टम हो सकता है टिंगलिंग या नमनेस, फेस, आर्म या लेग में झुनझुनी या सुन्न होने का एहसास होना। तीसरा हो सकता है स्लरिंग ऑफ स्पीच, जिसमें ज़बान लड़खड़ा सकती है। और चौथा सिम्टम हो सकता है कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस। उसी के साथ कुछ पेशेंट्स को हो सकता है कंफ्यूजन, एजिटेशन, डिसओरिएंटेशन या समटाइम्स इवन कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। विजुअल प्रॉब्लम्स 3 पार्ट में हो सकते हैं, या तो हो सकता है धुंधला दिखना, दूसरा हो सकता है डबल विजन होना, या तीसरा हो सकता है कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। एडिशनल सिम्टम्स जो कुछ पेशेंट्स में देखे जाते हैं वो होता है गिडनेस, दूसरा हो सकता है इम्बैलेंस, चलने में बैलेंस जाने का एहसास होना, तीसरा हो सकता है हेडेक, या सीवियर केसेस में इवन सीजर या फिट आने तक की नौबत आ जाती है। जान लेते हैं स्ट्रोक के कॉमनली क्या कॉजेज होते हैं। कॉमन कारण होते हैं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट में ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम होना, हार्ट के वॉल्स का प्रॉब्लम होना, कई बार कंजेनाइटल हार्ट डिसीज की बीमारी की वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक के कुछ एडिशनल कारण हो सकते हैं अरिथमियाज, जिसमें हार्ट बीट में इरेगुलरिटी आने लगती है। दूसरा कारण हो सकता है कार्डियोमायोपैथी, जिस केस में हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं और हार्ट की पंपिंग कम होने लगती है। एक तीसरा रेयर कारण हो सकता है ब्लीडिंग क्लॉटिंग डिसऑर्डर। ये सिचुएशन में ब्लड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स निर्माण होने लगते हैं जो खून को गाढ़ा करने लगते हैं और जिसकी वजह से पेशेंट्स को स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। एज, एल्डरली पेशेंट्स में स्ट्रोक ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है। मेल्स में फीमेल के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉमनली स्ट्रोक देखा जाता है। उसी के साथ होता है फैमिली हिस्ट्री। वो पेशेंट जिनकी फैमिली में किसी को स्ट्रोक हो चुका है, ऐसे पेशेंट्स को स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ एडिशनल रिस्क फैक्टर्स होते हैं ओवरवेट होना। वो पेशेंट्स जो स्मोकिंग, टोबैको और अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, ऐसे पेशेंट्स को फर्दर लाइफ में स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रोक एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है जिसको जल्द से जल्द डायग्नोज करना और अर्जेंट बेसिस पे इंटरवीन करना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट ब्रेन के डैमेज को जल्द से कम कर दिया जाए, पेशेंट की लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी के साथ साथ डेथ को भी अवॉइड किया जा सके। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले 1.5 साल से रेगुलर बेसिस पर हमने हमारे चैनल पे ये बताया है कि कोई भी मेडिकल कंडीशन को जल्द से जल्द डायग्नोस करके हम कॉम्प्लिकेशंस में फंसने से बच सकते हैं।
हम ऐसे ही इंफॉर्मेशनल रील्स और वीडियोस रेगुलर बेसिस पर हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते रहते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम निकाल कर हमारे इन प्लेटफॉर्म्स पर जरूर जाइए। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रोक का डायग्नोसिस या निदान कैसे होता है। इमरजेंसी रूम में पेशेंट के पहुंचने के बाद एक इमीडिएट हिस्ट्री और अर्जेंट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट का एक अर्जेंट सीटी स्कैन किया जाए। सीटी स्कैन पता करने में हेल्प करता है कि ब्रेन के किसी एरिया में हेमरेज है या नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है एमआरआई ब्रेन विद एमआर एंजियोग्राफी। ये टेस्ट में ब्रेन का एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन किया जाता है, जिससे एग्जैक्टली पता पड़ता है कि ब्रेन के किसी पर्टिकुलर एरिया में खून कम हो गया है या किसी आर्टरी में रप्चर हो गया है। उसी के साथ साथ सजेस्ट किए जाते हैं कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट, स्पेशल ब्लड टेस्ट जिसमें स्पेशली शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इलेक्ट्रोलाइट्स आदि टेस्ट किए जाते हैं। उसी के साथ साथ सजेस्ट किया जाता है ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, 2D एकोकार्डियोग्राफी, कैरोटिड अल्ट्रासाउंड। कुछ सिलेक्टेड केसेस में डीएसए या सेरेब्रल एंजियोग्राम करने की सलाह दी जाती है सो दैट क्लॉट का एग्जैक्ट लोकेशन पता किया जा सके और उसी के साथ साथ अगर ज़रूरत हो तो कोई इंटरवेंशन किया जा सके। अब हम बात करेंगे स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के बारे में। स्ट्रोक का ट्रीटमेंट डिपेंड होता है स्ट्रोक की कैटेगरी पे। जैसे कि अगर पेशेंट को सिर्फ ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है सो ऐसे पेशेंट्स को 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन की सलाह दी जाती है और उसी के साथ साथ पेशेंट को ट्रीटमेंट में दिया जाता है एंटीप्लेटलेट्स या खून पतला करने की दवाएं। उसी के साथ दिए जाते हैं स्टैटिन्स। इस्केमिक स्ट्रोक में अगर पेशेंट पहले 4 घंटे में हॉस्पिटल में पहुंच जाता है तो ऐसे पेशेंट को एक क्लॉट ब्रेकिंग ड्रग जिसका नाम है आरटीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर नामक एक इंजेक्शन देने की सलाह दी जाती है। अगर पेशेंट 6 घंटे के बाद डॉक्टर के पास पहुंचता है और इस्केमिक स्ट्रोक की सिचुएशन सीरियस होती है तो ऐसे पेशेंट्स को मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी नामक एक प्रोसीजर करने की सलाह दी जाती है। हेमरेजिक स्ट्रोक में फ्रेंड्स बदनसीबी से बहुत कम ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। मोस्टली ट्रीटमेंट सपोर्टिव होता है, लेकिन अगर ब्रेन में ब्लीडिंग एन्यूरिज्म की वजह से है तो ऐसे पेशेंट्स को कॉइलिंग या क्लिपिंग नामक एक सर्जरी करने की सलाह दी जाती है। इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक ये दोनों ही कंडीशंस में अगर कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में कंडीशन बिगड़ रही है और पेशेंट के ब्रेन का प्रेशर बढ़ रहा है तो ऐसे पेशेंट्स को बर होल क्रेनियोटोमी नामक एक प्रोसीजर करने की सलाह दी जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन का एक्सेस प्रेशर रिलीज किया जाता है। एडिशनली पेशेंट्स की जो भी अंडरलाइंग डिसीजेज हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट डिसीज, उन्हें अप्रोप्रिएट तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक के रिकवरी प्रोसेस में एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है फिजियोथेरेपी का। हम एज डॉक्टर्स सभी पेशेंट्स और रिलेटिव्स को ये सलाह देते हैं कि फिजियोथेरेपी करके आपकी मसल टोन और मसल स्ट्रेंथ को धीरे धीरे वापस लाया जा सकता है। इसीलिए डिलीजेंटली, सिंसियरली और पूरी मेहनत के साथ फिजियोथेरेपी करने की सलाह दी जाती है। कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स में स्पीच थेरेपी या कॉग्निटिव थेरेपी भी सजेस्ट की जाती है। सभी स्ट्रोक वॉरियर्स को ये सजेशन दिया जाता है कि योर बॉडी कैन स्टैंड एनीथिंग, इट्स योर माइंड दैट यू हैव टू कन्विंस। फ्रेंड्स, स्ट्रोक एक बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग डिसऑर्डर है, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। एज डॉक्टर्स हम ये जानते हैं कि स्ट्रोक के पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स किस मानसिक और शारीरिक तकलीफ से गुजरते हैं। रिस्क फैक्टर से दूर रहकर अपनी एग्जिस्टिंग बीमारी का सही तरीके से ट्रीटमेंट करके बहुत सारे पेशेंट्स स्ट्रोक की बीमारी को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से स्ट्रोक हो भी गया तो हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम डट कर पूरी हिम्मत के साथ उस चीज़ का सामना करें और एज अ टीम डॉक्टर, पेशेंट, रिलेटिव और फिजियोथेरेपिस्ट इस बीमारी को काफ़ी हद तक मात दे सकते हैं।